सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो जब सुन रहा है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग वैसे भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था अभी तक? जर्नल एंट्री का बेसिक हम लोगों ने देख लिया। इनफैक्ट मैंने आपको यही तक सिखा दिया कि जर्नल कैसे पास करते हैं। कुछ एडजस्टमेंट शुरू किया था, पहला था डिस्काउंट। उसके अलावा कुछ और भी कराया मैंने आपको, बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह, बैड डिप्स, और छोटे छोटे एडजस्टमेंट हो गए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग आज के क्लास में कवर करने जा रहे हैं। इसको आपके बुक में मिलेगा, सम स्पेशल एंट्रीज करके मिलेगा आपको। आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे दूं। तो बैड डेब्ट्स तो कर लिया था, अब करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये सब एडजस्टमेंट करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आप बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सम स्पेशल एंट्रीज में सबसे पहला है आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का। अब ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या है? तो देखो, बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट इज अ लॉस, या यूँ कहो एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोग अच्छे नहीं होते, सब पैसे टाइम पे आपको नहीं देंगे। कुछ मजबूरीवश या किसी वजह से पैसे नहीं चुका पाते हैं तो उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था। अब मान लो कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया था, आपका पेमेंट नहीं कर पाया, बट आफ्टर सम टाइम वो जब रिकवर कर गया और उसके पास पैसे आ गए, और अचानक से वो आपके पास आके कहता है कि मैं आपका लोन चुकाना चाहता हूँ, तो उस केस में आप क्या करोगे? अब उसका अकाउंट तो हम लोगों ने पहले ही क्लोज कर दिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब उसने पैसे नहीं दिए थे तो हम लोगों ने क्या किया था, उस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया था और उस डेटर को खत्म कर दिया था। तो अब दोबारा से हम डेटर के नाम पे एंट्री नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तो अब आप क्या करोगे, तो एक स्पेशल अकाउंट बनेगा। देखो, जब वो पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है। और क्रेडिट करोगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसका मतलब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या है? इनकम या गेन अकाउंट है। यहाँ पे कभी भी भूल के डेटर्स अकाउंट मत करना, डेटर्स का पर्सनल अकाउंट मत करना, क्योंकि ये अकाउंट हम लोगों ने पहले ही कैंसिल कर दिया है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, द पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड अगेन बिकॉज डेटर्स अकाउंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड प्रीवियसली। डेबिट होता है, क्रेडिट करके पहले ही उसको खत्म कर लिया है। तो ये होता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहां पे समझो, आप जो एक्सपेंसेस होता है, अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस ना दो बातें हो सकती हैं एक्सपेंस के साथ। पहला कि जो एक्सपेंस हुआ आपका, अगर आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, उसका कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, सीधा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो दो बातें होती, वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अनपेड एक्सपेंस। ये बिजनेस के लिए क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एक्सपेंस हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो जब एक्सपेंस को आप एडवांस में पेमेंट कर दोगे तो वो क्या बन जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस का नाम देते हैं। ये क्या होता है? ये करंट एसेट होता है। तो ये दोनों हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, एक्सपेंस का एडजस्टमेंट। तो पहला है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बिजनेस के लिए क्या है? ये करंट लायबिलिटी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीएल। नेचर आपको याद रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू लेफ्ट विथ सम एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड। मतलब ये पेमेंट करना बाकी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ड्यू टू सम रीजंस। Such expenses are termed as outstanding expense, and these are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid. अब एक कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये आपको प्रिंसिपल वाले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले टॉपिक में मिल गया होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सपेंस जिस साल हुआ है उसको उसी साल आप एक्सपेंस मानो, चाहे पेमेंट हुआ हो या ना हुआ। तो उसी कॉन्सेप्ट की वजह से
इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट बना देते हैं। होता क्या है कि ये एक्सपेंस अक्रू अराइज होता है करंट ईयर में, बट पेमेंट होता है नेक्स्ट ईयर में। जैसे एग्जांपल देखो मैंने आपको यहाँ दिया है। फॉर एग्जांपल मान लो एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 1000 पर मंथ। अब वो एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन किया है कब, तो वो एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन किया है 1 अप्रैल को, साल के शुरू में मान लेते हैं। तो अप्रैल का जो सैलरी है वो किस मंथ को मिलेगा, तो पूरा अप्रैल पेमेंट करोगे, सैलरी कभी एडवांस मिलता नहीं, तो पूरा अप्रैल वो काम करेगा, तो उसका पेमेंट कब मिलेगा, मई में, 1 मई में। ऐसे ही करते करते जो मार्च का सैलरी है, मार्च साल के आखिर का, आखिरी मंथ का, उसका सैलरी कब मिलेगा, अप्रैल में। तो आप ये समझ लो कि हर बिजनेस में लास्ट मंथ का जो सैलरी है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रह जाता है, क्योंकि वो अगले साल पेमेंट होता है, अगले साल की पहली तारीख को मिलेगा। तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे अकाउंट्स में दिखाएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में एग्जाम्पल में क्या दिया है, इफ एन एम्प्लॉय जिसका सैलरी 1000 है एंड इफ ड्यूरिंग द ईयर ओनली 11 मंथ सैलरी अमाउंटिंग टू 11,000 हैज बीन पेड टू हिम। मतलब अप्रैल का सैलरी उसको मिलेगा मई में, तो मई से लेकर उसको मार्च तक का सैलरी नहीं मिल पाएगा, फरवरी तक का ही सैलरी मिलेगा, मार्च का मिलेगा अगले साल, तो 11 महीना हो गया। तो ये जो 1000 बचा रह गया लास्ट मंथ का सैलरी, वही कहलाया आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको कैसे शो करोगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस मंथ का एक्सपेंस है तो इस मंथ में तो एक्सपेंस मानोगे, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि उसको इस मंथ पेमेंट नहीं मिला, इस साल पेमेंट नहीं मिला, अगले साल मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और जब नेक्स्ट मंथ उसको पेमेंट मिल जाता है तो उसका एंट्री मैं आपको यहाँ करके बता दूं, जब उसको पेमेंट कर दोगे ना अगले महीना, तो एंट्री ये बनेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो मैं दो एंट्री यहाँ पे साथ में कर देता हूँ। पहले साल में एंट्री बना था सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री बना था। और करेंट ईयर में जब पेमेंट कर दिया तो एंट्री बना आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश। अब यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट है, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बना इसका, तो फाइनल एंट्री बना वही सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अल्टीमेट एंट्री इसका वही आ गया, एक्सपेंस टू कैश। बट ये लिखने का तरीका, ये सब क्यों हुआ है, तो ड्यू टू अक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कहता है जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल पेमेंट करेंगे, अगले साल नहीं। चाहे पेमेंट भले ही अगले साल, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल उसको अकाउंट्स में एक्सपेंस मानेंगे, पेमेंट भले ही अगले साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए क्या माना जाता है, लाइबिलिटी माना जाता है। इट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज इट रिप्रेजेंट, अच्छा गोल्डन रूल से बात करें तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और ये प्रेजेंट करता है उस एम्प्लॉय को जिसका सैलरी अभी देना बाकी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस ठीक उल्टा आउटस्टैंडिंग का, यहाँ पे एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, पेमेंट पहले ही मिल गया, तो ये है हमारे लिए करंट एसेट है, क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं लाइबल है मेरा, जिस चीज के लिए उसने पैसा लिया वो सर्विस डिलीवर करने के लिए। तो इसके बारे में क्या लिखा है जरा देख ले। तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इन एडवांस। अगले साल का वो खर्चा है पर पेमेंट इसी साल हो गया है, तो इस साल उसको एज अ करंट एसेट मान लेते हैं। These are called prepaid expenses. The benefit of such expenses received during the next accounting year. अभी बेनिफिट नहीं मिला, बेनिफिट अगले साल मिलेगा। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है इंश्योरेंस प्रीमियम का। ठीक है, मैं आपको वो समझा दूं। तो देखो जब भी हम लोग कोई बाइक लेते हैं या कार लेते हैं तो आप ये समझो आप उसका इंश्योरेंस जो पे करते हो पूरे साल का पे करते हो। जैसे मान लो एक आदमी ने, हम यहीं का डेट लेते हैं जो डेट यहाँ लिया हुआ है, आपने 1 जुलाई को कार या बाइक परचेज किया 1 जुलाई को, और आपने पूरे साल का इंश्योरेंस यहीं पे दे दिया, और इसका अमाउंट था 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। और ये कब तक चलेगा इंश्योरेंस, वैलिड कब तक है, तो 30 जून तक वैलिड है।
बट मेरा अकाउंट्स क्लोज कब होता है, यहाँ पे मान लो क्लोज होता है 31 मार्च को मेरा अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक्सपेंस है, ठीक है, ये हो गया 9 मंथ्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड हो गया 3 मंथ्स। तो हम इस एक्सपेंस को भी ऐसे ही बांट देंगे, मतलब 9000 इस साल में और 3000 इस साल में, क्योंकि यहाँ पे साल बदल जाता है। तो ये 9000 तो मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये जो 3000 है ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये अगले, इसका बेनिफिट हमको अगले साल मिलेगा। इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जिसका पेमेंट हम लोगों ने पहले ही दे दिया है, बट इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसका एंट्री कैसे पास करोगे वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। देखो, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पे तक हो गया। एग्जाम्पल देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1200 इज पेड ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 1 ईयर। यहाँ पे मैंने 1200 ले लिया है। एंट्री होगा 1 जुलाई को, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री तो आप पूरा कर दोगे क्योंकि पेमेंट आपने पूरा 1200 किया है। बट ये इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या पूरा एक्सपेंस मानना करंट ईयर में सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। 900 करंट ईयर में जाएगा और 300 यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, 900 करंट ईयर में जाएगा, 300 नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो वही बात यहाँ बोल रहा है, व्हेन द बुक्स विल बी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 17, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 1 अप्रैल से 30 जून तक, treated as prepaid insurance and following entry will be passed। क्या एंट्री होगा? तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा, ये एक एसेट होता है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसका भी मैं आपको कंबाइन एंट्री यहां दिखा देता हूं। देखिए, पहला एंट्री हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश 1200, ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, सॉरी, यहां पे होगा इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, पहले इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश, पहला तो एंट्री ये होगा। अब कैश में तो 1200 जाएगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, तो देखो साल के एंड में एक और एंट्री करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 300, ये भी एंट्री करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहां सिखा दे रहा हूं। कंबाइन एंट्री क्या होगा इसका, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ही अमाउंट भेजो जितना एक्सपेंस है आपका, मतलब 900। प्रीपेड में भेजो उतना अमाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस में डालो उतना जो कि इस साल का एक्सपेंस नहीं है, और टू कैश या बैंक अकाउंट में पूरा का पूरा 1200 चला जाएगा। हो गया। तो आप इसको कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए वही एंट्री यहां पे करके दिखाया गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज एन एसेट, इट हैज डेबिट बिकॉज इट इज एन रिप्रेजेंटेटिव, यहां भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही माना जाता है। तो आपको ये दो एंट्री आना चाहिए प्रीपेड के केस में। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन नाम का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, आपको मैं वो पढ़ाऊंगा आगे चलकर। अभी शॉर्ट में समझ लो, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी कोई एसेट आप यूज करते हो तो उसको यूज करने की वजह से, या यूज नहीं भी करते हो तो उसमें जो सारे एसेट में एक ना डिक्रीज आता है, उसके वैल्यू में डिक्रीज आता है टाइम के साथ, या तो यूज करने की वजह से या रखे रखे टाइम की वजह से, किसी वजह से उसमें जो डिक्रीज आता है उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। और वो डिक्रीज होता है वो परमानेंट नेचर का होता है। अब ये जो डिप्रिसिएशन है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये याद रखना, एक्सपेंस है पर नॉन कैश, मतलब इस खर्चे के लिए किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बट अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के
नजरिए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि जो एसेट है, आज आप एसेट को यूज करो, एक सर्टेन टाइम के बाद वो एसेट खत्म हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो जब आप नया एसेट खरीदने जाओगे तो पैसे कहां से लाओगे? तो अकाउंट्स ने क्या कहा कि हर साल उस एसेट का एक सर्टेन अमाउंट, जितना वो डिप्रिशिएट कर रहा है उतना पैसा एक्सपेंस मान के प्रॉफिट से निकाल के अलग रख दो, ताकि धीरे धीरे जैसे वो एसेट डिक्रीज करते करते खत्म हो जाएगा तो आपके पास एक रिजर्व क्रिएट हो जाएगा और आप नया एसेट खरीद लेना। तो पैसे कहां से आएंगे? तो यही डेप्रिसिएशन के नाम से आप पैसा निकाल निकाल के अलग रखते जाओ उसके लिए। देखो इसके बारे में क्या है, इट इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जो पास होता है उसके वजह से भी। इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस दो इट इज नॉट पेड इन कैश। कहीं ना कहीं एसेट्स को यूज तो आप ही कर रहे हो ना बिजनेस में, तो इस्तेमाल तो हो रहा है, एक बार में खर्चा नहीं होगा, 10 साल के बाद एक ही बार में खर्चा हो जाएगा आपका। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि नॉमिनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉस को, हेंस डेबिटेड। अच्छा, इसका एंट्री क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डेबिट होगा, और डेप्रिसिएशन की वजह से किसका वैल्यू डिक्रीज करता है? एसेट्स का। कैश तो जाता नहीं है, बट जो एसेट है इसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? तो जस्ट लाइक लोन, एक लायबिलिटी है कैपिटल, उसके ऊपर जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, हमेशा एक्सपेंस होगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कैपिटल है वो ओनर का पैसा है, उसको हर महीना इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता हमको। पर कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन अगर हुआ कि इंटरेस्ट इज पेड इन कैश तो आप पे कर देना, अदरवाइज हम लोग नॉर्मली पेमेंट नहीं करते। इसलिए इसका एंट्री क्या पास करते हैं हम? इंटरेस्ट में कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल में वो उसको हर साल या हर महीना इंटरेस्ट को ऐड ऑन करते चले जाते हैं, उसमें जोड़ते जाते हैं, जिससे कैपिटल इंक्रीज करता है। बट अगर पेमेंट कर दिए तो कैश अकाउंट भी हो सकता है। तो जैसा क्वेश्चन मेंशन होगा आप वैसे करोगे, या तो कैपिटल को क्रेडिट करोगे या कैश को क्रेडिट करोगे, एज द केस में भी। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे कैपिटल आपका है, जैसे आपके लिए कैपिटल एक तरह से एक्सपेंस है, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट आपके लिए इनकम या गेन माना जाता है। ठीक है, कैपिटल का मतलब बिजनेस ने लोन लिया, ड्राइंग का मतलब बिजनेस ने लोन दिया, तो हम लोग बिजनेस के नजरिए से हमेशा एंट्री करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? एक तरह से गेन होता है। अब ड्राइंग नाम का आप सेपरेट अकाउंट नॉर्मली मेंटेन नहीं करते हो, तो इसका भी ना जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है वो कैपिटल से ही एडजस्टमेंट होता है। तो कई बार इसका एंट्री क्या पास होता है? देखो, या तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है तो इंक्रीज करके क्रेडिट होगा, या कभी कभी आपको कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिल जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो ड्राइंग को बढ़ाता है या कैपिटल को घटाता है, दोनों बात एक ही है। ये दोनों ही ओनर के को ही फंड को अफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली ओनर का फंड इससे डिक्रीज करता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है आपके बुक का, वो मैंने लिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, देख लो। पहला है ट्रांजेक्शन, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड एंड इन द प्रीवियस ईयर। सुभाष नाम का एक आदमी था, उससे कभी 20,000 कभी हमसे वो पैसे या कुछ सामान लेके गया होगा जो कि बैड डेब्ट्स हो गया था, वो अचानक से आके पैसा दे गया, तो क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, सुभाष का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। सेकंड है सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क का सैलरी ड्यू है, पेमेंट नहीं हुआ है, सैलरी बना है पर पेमेंट नहीं हुआ है, तो क्या एंट्री बनेगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000। ठीक है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। मान लो कोई रेंट आपने पे किया था, कितना उससे मतलब नहीं है, आपको इतना बताया गया है कि उसमें से 10,000 अगले साल का है, तो वो 10,000 आप हटा दो और प्रीपेड में ट्रांसफर कर दो, तो एंट्री बना प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, एक्सपेंस डिक्रीज कर जाएगा और एक एसेट क्रिएट हो जाएगा 10,000 का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो एंट्री क्या बना? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब टू फर्नीचर 5,000, 10%। नेक्स्ट है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख। अब 10 लाख का 12% होता है 1,20,000,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैपिटल 1,20,000। और लास्ट है आपके पास चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, ये इनकम होता है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो या ड्राइंग को डेबिट करो, बात एक ही है। इसने ड्राइंग किया है, आप चाहो तो कैपिटल भी कर सकते हो, सही होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। रेट देखो, अमाउंट दे दिया 8,000, 8,000 ले लो, हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पे फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन वर्ड यूज करते हैं, इरेक्शन वर्ड यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए। तो देखो एक रूल है अकाउंट्स का जिसके अकॉर्डिंग जब भी कोई एक्सपेंस किसी कैपिटल एसेट्स को बनाने में होता है, तो जब तक वो कैपिटल एसेट पुट टू यूज ना हो जाए, क्या वर्ड यूज किया मैंने, पुट टू यूज, मतलब इस्तेमाल के लायक, जब तक वो इस्तेमाल के लायक ना हो जाए तब तक जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे कैपिटलाइज हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एसी इंस्टॉल कराया, और एसी को इंस्टॉल कराने में जो लेबर कॉस्ट लगा वो भी एसी के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। उसको लाने में जो खर्चा लगा, जो कैरेज, जो फ्रेट लगा, वो भी उसके कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मली होता तब तो एक्सपेंस मानते हैं, बट अगर उस एसेट्स को बनाने के लिए कोई एक्सपेंस हुआ है तो वो क्या हो जाता है, कैपिटलाइज होता है, उस कैपिटल के वैल्यू में ऐड हो जाता है। यही बात यहाँ लिखा हुआ, मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। As such, any expenditure incurred on the carriage installation, such as freight, transit expense, installation expense, wages paid, ये सब क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट में। सिमिलरली बिल्डिंग के साथ भी सेम रूल है। ठीक है, इसका मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया, वो भी देख लो, ये भी आपके बुक का ही है। तो देखो पहला है, bought goods from Nilesh for cash 50,000 and also paid 1,000 for their carriage। अब देखिए ये गुड्स है, गुड्स कोई कैपिटल एसेट्स नहीं होता, तो इसके ऊपर होने वाला जो कैरेज है ना वो कैपिटलाइज नहीं होगा, ये एक्सपेंस माना जाएगा। तो देखिए इसका एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, कैरेज इनवर्ड, जब गुड्स लाते हैं तो इनवर्ड बेचते हैं और बेचने में जो खर्चा होता है तो वो होता है आउटवर्ड। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट देखो, पेड टू सीता 9650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। सीता को पेमेंट किया 9650, ठीक है, इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज 10,000। ठीक है, ये तो नॉर्मल एंट्री है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सीता अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। चलिए यहां से आपका शुरू हो गया, आपने एक मशीनरी परचेज किया, चेक दिया 3 लाख का और 25,000 कैश दिया इंस्टॉलेशन के लिए, वेजेस। तो ये वेजेस नहीं आएगा, मशीनरी में ही ऐड हो जाएगा। देखो इसका एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000, वो जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया। बट हाँ, बैंक वाला बैंक में दिखाओगे, कैश वाला कैश से दिखाओगे। ठीक है, दोनों मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग था, एक बैंक से चेक पेमेंट था, एक कैश पेमेंट था, तो ये अलग दिखाओगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स 15 लाख का, टिम्बर 10 लाख का हम खरीदे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग का, और पेमेंट दिए हैं चेक से। इसका एंट्री क्या करेंगे, तो देखो ब्रिक्स टिम्बर किसके लिए है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब कैपिटल, तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। ब्रिक टिम्बर नहीं आएगा, बिल्डिंग का नाम आएगा। देखो सीधा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा 25 लाख से, दोनों का वैल्यू ऐड करके, टू बैंक 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है एक ओल्ड मशीनरी था 1 लाख का, उसमें हम खर्चा किए 5,000 इसके कैरेज में और 20,000 उसके इमीडिएट रिपेयरिंग में। इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब देखिए मैंने कहा था कि कैपिटलाइज होता है, ठीक है, कितना टोटल 1 लाख और ये 20। तो ये देखिए मशीनरी को आप, पुराना ही मशीनरी है पर उसको दोबारा से फिट एंड फाइन करने के लिए कुछ एक्सपेंस करो, कैपिटल एक्सपेंस करो ताकि वो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो इसको भी कैपिटलाइज करोगे। देखो हम एक ओल्ड मशीन खरीदे थे, तो जाहिर है बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं होगा, थोड़ा उसका पुट टू यूज में लाने से पहले तक कुछ मरम्मत करवा रहे हैं, तो वो सब भी खर्चा आप कैपिटलाइज ही करोगे। तो देखो यहाँ पे पुट टू यूज वर्ड बोला था मैंने, ओल्ड और न्यू नहीं बोला था। कई बार ओल्ड मशीनरी भी हम लोग खरीद के उसको काम के लायक बनाते हैं,
तो मेरे इस्तेमाल में लाने तक जो भी खर्चा होगा वो सब उसमें क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। बट अगर यही ओल्ड मशीन मेरे पास पहले से होता, उसके रिपेयरिंग पे खर्चा करते तो वो रेवेन्यू में जाता, वो एक्सपेंस माना जाता। लास्ट है पेड 2500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर। अब देखो ये वही चीज आ गया, रिपेयरिंग है, अगर उस ऑफिस फर्नीचर में कुछ नया इंस्टॉल करना होता तब तो कैपिटलाइज होता, बट रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम है, ये एक्सपेंस माना जाता है, इसको कैपिटलाइज नहीं करते। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। वही अगर कहीं से ओल्ड फर्नीचर खरीद के लाते और यूज करने से पहले उसको पेंट वेंट कराते तो कैपिटलाइज हो जाता, पर ये ऑलरेडी यूज में था और हम बस उसको मरम्मत करवा रहे हैं, तो ये एक्सपेंस मानते हैं, इसको कैपिटलाइज नहीं करते। तो चलिए यहाँ पे आके आपका ये कुछ एडजस्टमेंट था जो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बाकी एडजस्टमेंट आगे वाले क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।